नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में हम आपको देश और दुनिया से जुड़ी हर एक हलचल दिखाएंगे। और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। नेपाल के पोखरा में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। इस हादसे में कई देशों के नागरिकों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के नागरिकों को उठाना पड़ा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। काठमांडू से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ATR 72 विमान ने उड़ान भरी। ये हवा से बातें करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। पहाड़ियों के बीच से एयरपोर्ट पर उतरने जा रहा था। बकायदा ATC ने विमान को उतरने की परमिशन दी। विमान को हरी झंडी मिलते ही वो रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन विमान लड़खड़ाने लगा और पोखरा की पहाड़ियों से जाकर टकरा गया। विमान के जमीन पर गिरते ही आग लग गई। आसपास के लोगों ने आसमान पर धुआं उठते हुए देखा तो विमान की तरफ दौड़े और लोगों को बचाने की कोशिश में जुट गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग मौके पर विमान में लगी आग में पानी की बौछार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और विमान में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश में जुट गए। लेकिन इस हादसे से पहले की तस्वीरें सामने आई हैं। जब ये विमान आसमान में था तब उड़ते विमान की तस्वीरों को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि विमान आसमान से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि विमान हादसे का शिकार होने जा रहा है। और फिर चंद सेकंड के अंदर विमान नीचे जमीन पर चला गया। विमान हादसे का शिकार हुआ तो मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में बचाव दल मौके पर पहुंचा और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विमान आग की चपेट में आ गया था और 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देखिए, नेपाल में जिस तरह का हादसा देखने को मिला वो खौफनाक था। लोग जिस विमान से उड़कर मंजिल तक पहुंचने का सपना देख रहे थे, वो विमान बीच मझधार में हादसे का शिकार हो गया। 15 जनवरी को विमान हादसा हुआ है और विमान के ब्लैक बॉक्स की फिलहाल खोज की जा रही है। हादसे पर राष्ट्रीय स्तर की जांच फिलहाल चल रही है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से इस जांच को लेकर के सारी इंफॉर्मेशन दी गई। 16 जनवरी यानी कल नेपाल में राष्ट्रीय शोक रहेगा। नेपाल के PM हादसा स्थल का भी कल दौरा करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कैप्टन कमल केसी मौजूद थे। साथ ही कुल यात्रियों की संख्या 68 थी, जिसमें नवजात 3, बच्चे 3, वयस्कों की संख्या 62 और क्रू मेंबर्स 4 इसमें शामिल थे। देखिए, नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन ATR 72 में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल थे। नेपाल के इसमें से 53, रूस के यानी रशिया के इसमें से 4 लोग मौजूद थे। आयरलैंड के 1, कोरिया के 2, अर्जेंटीना के 1 और ऑस्ट्रेलिया के 1, साथ ही फ्रांस का भी 1 नागरिक इस विमान में सवार था। तो ये विमान हादसे का शिकार हुआ। आपको बता दें किस देश के कितने यात्री थे, इसकी संख्या हम आपको बता रहे हैं। आयरलैंड का 1 शख्स इस विमान में सवार था। कोरिया का 2 शख्स इस विमान में सवार था, जिसकी मौत हो गई। अर्जेंटीना का 1 शख्स इस विमान में सवार था, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। साथ ही कुल यात्रियों की संख्या 68 थी। ऑस्ट्रेलिया का भी 1 शख्स, एक सिटीजन यहाँ पे इस विमान में था। साथ ही फ्रांस का 1 शख्स यहाँ था। साथ ही 5 भारतीय भी इस विमान में सवार थे, जिनकी फिलहाल इस हादसे के बाद मौत हो गई है। देखिए, नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यति एयरलाइंस का 72 सीटर यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें अभी तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस हादसे के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी 2 हफ्ता पहले ही हुआ। नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 1 जनवरी 2023 को चीन की मदद से बनाए गए क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तब PM ने यह भी कहा था कि पोखरा एयरपोर्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित हो गए। चीन के एक्सिम बैंक ने इसको बनाने के लिए नेपाल को लोन भी दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चीनी अधिकारियों की मौजूदगी में पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तब उन्होंने चीन को लेकर के बड़ी बड़ी ढीलियां हाँकी और इसे लेकर के चीन नेपाल संबंधों में गहरा प्रेम भी करार दिया। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को चीन की आर्थिक और तकनीकी मदद से तैयार किया गया, जिसमें 22 अरब रुपए खर्च किए गए। एयरपोर्ट चीन के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नेपाल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इसे बनाया गया, जिसके लिए चीन ने $216 मिलियन का सॉफ्ट लोन नेपाल को दिया था। अब नेपाल के हवाई हादसों का इतिहास बहुत ही खराब है। पिछले कुछ सालों में भले ही नेपाल की एयर इंडस्ट्री में तेजी आई हो, लेकिन यहां होने वाले विमान हादसों में कोई कमी नहीं आई। इसके पीछे खराब ट्रेनिंग और रखरखाव की वजह से नेपाल में ज्यादातर हादसा होता रहता है। साल 2019 की अगर हम बात करें तो साल 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ से टकराकर वहां क्रैश हुआ। यह हेलीकॉप्टर काठमांडू जा रहा था।
पता चला कि रास्ता भटकने की वजह से ये क्रैश हुआ। इस हादसे में नेपाल के पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी और उद्यमी आंग छेरिंग शेरपा समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 12 मार्च 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस का 76 सीटर विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 51 लोगों की मौत हुई। फरवरी 2016 में पोखरा से जोमसन के लिए एक विमान उड़ान भरने के लिए 8 मिनट बाद लापता हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई। विमान का मलबा बाद में नेपाल के यामदी जिले में मिला। वहीं सितंबर 2012 की बात करें तो सितंबर 2012 में सीता एयर फ्लाइट 601 के क्रैश होने के बाद नेपाल में 19 लोगों की मौत हुई। ये घरेलू विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते समय काठमांडू में हादसे का शिकार हुआ। 25 सितंबर 2011 को बुद्धा एयर का एक विमान 1900D ललितपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में सवार सभी 22 लोगों की वहां मौत हो गई, जिनमें 10 भारतीय नागरिक भी थे। दिसंबर 2010 में तारा एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चालक दल के 3 सदस्यों सहित सभी 22 लोगों की मौत हो गई। जुलाई 1992 की अगर बात करें तो 1992 में नेपाल में सबसे बड़ा और खतरनाक विमान हादसा हुआ, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान हादसे, इसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। 68 लोग इस विमान में सवार थे। एक जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। पोखरा में विमान गिरा, सिर्फ मलबा बचा, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं नेपाल के एयरपोर्ट पर बरती जाती है, जिस तरह की ट्रेनिंग वहां दी जाती है, इसको लेकर के अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल में आज जो ये विमान हादसा हुआ है, उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से टकरा कर ये विमान हादसे का शिकार हो गया। पूरी तरीके से ये प्लेन मलबे में तब्दील हो गया। और ये विमान दरअसल हादसे का शिकार कैसे हुआ, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए नेपाल से जब नेपाल एयरपोर्ट पे ये विमान पहुंच रहा था, उसी वक्त ये हादसे का शिकार हुआ। इसको लेकर के हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए प्लेन क्रैश होने के बाद किस तरीके से विमान में आग लगा है। ये आप देखिए यहाँ तमाम लोग यहाँ इस एयरपोर्ट पर मौजूद है, क्योंकि ये विमान वहां लैंड करने वाली थी और उससे पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हो गई। नेपाल में ये बड़ा विमान हादसा हुआ और उसके बाद कुछ ऐसा मंजर, कुछ ऐसी तस्वीर नेपाल से सामने आई। प्लेन क्रैश होने के बाद विमान में भयानक आग लगी, जिसके बाद लोगों की मौत हो गई। और चलिए अब अखंड भारत में खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 2 राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। आखिरकार देश को उसकी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल ही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। ये ट्रेन देश की साझा संस्कृति और आस्था को जोड़ती है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। ये ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच करीब 700 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में तय करेगी। इन 2 राज्यों के बीच ये ट्रेन 6 जगह रुकेगी। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 3 रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, तो वहीं तेलंगाना में ये खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद में रुकेगी।
ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो कि आज सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस ट्रेन में सवार होकर जो स्कूली छात्र ट्रैवलिंग कर रहे हैं सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए इस स्पेशल आज वंदे भारत ट्रेन में, तो उनसे भारतीय सेना की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने आज जब आर्मी डे के मौके पर बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड पर सेना को उतारा तो उसकी तस्वीरों ने हर किसी का दिल जीत लिया। सेना के शौर्य की खूबसूरत तस्वीरों का ये नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना के शूरवीर जवानों की हैरत अंगेज इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में सेना के जवान आर्मी डे के मौके पर परेड करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर सेना प्रमुख को सलामी देने की है। और तीसरी तस्वीर में देखिए भारत के शूरवीर सैनिकों का हैरत अंगेज कारनामा। और इसी कार्यक्रम में सेना की आसमानी ताकत का नजारा भी देखने को मिला, जहां सेना के जवान आसमान से लेकर जमीन तक अपनी ताकत का लोहा मनवाते नजर आए। ये तस्वीरें तो सिर्फ सेना के शौर्य की बानगी बस है, लेकिन सच ये है कि शूरवीर जवान दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पारंगत उन्हें हासिल है। जब जब दुश्मन देशों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की, तब तब भारत के जवानों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। पंजाब से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पंजाब के जालंधर में भारत जोड़ो यात्रा में सिद्धू मूसेवाला के पिता हुए शामिल। यात्रा में शामिल हुए बलकौर सिंह। तस्वीरें भी सामने आई। बता दें, पिछले साल 29 मई को पंजाब के मनसा में सिद्धू मूसेवाला की कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अब उनके पिता बलकौर सिंह पंजाब से होकर गुजर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद अटकलें तेज है। पंजाब के जालंधर से ये तस्वीरें सामने आई जब सिद्धू मूसेवाला के पिता भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा में शामिल हुए बलकौर सिंह। जानकारी आपको दे दें, पिछले साल 29 मई को पंजाब के मनसा में सिद्धू मूसेवाला की कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद अब उनके पिता बलकौर सिंह पंजाब से होकर गुजर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। नाथ पीठ की परंपरा के अनुसार पीठाधीश्वर की भूमिका में नाथ जी की पूजा अर्चना करने के साथ ही गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी भी चढ़ाई गई। साथ ही सीएम योगी प्रदेश की जनता को मकर संक्रांति की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। वरिष्ठ आईपीएस को भारी पड़ेगा रिश्वत का मोबाइल। एमपी पुलिस मुख्यालय की मलाईदार कुर्सी पर बैठे हैं आईपीएस। 17 वर्ष पहले जांच बंद करने के बदले लिया मोबाइल फोन और सिम। अब रिटायरमेंट के पहले भारी पड़ेगा रिश्वत का मोबाइल और सिम। डीएसपी ने अपने वेतन से की थी ऑनलाइन खरीद। 26,000 का मोबाइल और सिम दिया था खरीद कर। जबलपुर के तत्कालीन एसपी को देकर अपनी जांच कराई थी बंद। मोबाइल सिम का उपयोग आईपीएस की डॉक्टर बेटी कर रही थी। अब हाईकोर्ट के एक वकील ने सूचना मांग करके बढ़ाई मुश्किलें। पीएचक्यू की प्रशासन शाखा में आरटीआई लगाकर मांगी गई है जानकारी, यानी अब बढ़ने वाली है एडीजी साहिब की मुश्किलें। वरिष्ठ आईपीएस को भारी पड़ेगा रिश्वत का ये मोबाइल। एमपी पुलिस मुख्यालय की मलाईदार कुर्सी पर बैठे हैं आईपीएस। 17 वर्ष पहले जांच बंद करने के बदले लिया मोबाइल फोन और सिम। अब रिटायरमेंट के पहले भारी पड़ेगा रिश्वत का ये मोबाइल। डीएसपी ने अपने वेतन से की थी ऑनलाइन खरीद। 26,000 का मोबाइल और सिम खरीद कर दिया। जबलपुर के तत्कालीन एसपी को देकर अपनी जांच बंद करवाई। मोबाइल सिम का उपयोग आईपीएस की डॉक्टर बेटी कर रही है। अब हाईकोर्ट के एक वकील की सूचना मांगकर ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएचक्यू की प्रशासन शाखा में आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी मांगी गई, यानी अब बढ़ने वाली है एडीजी साहिब की मुश्किलें।
गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट, मुख्यमंत्री गहलोत पेश करेंगे बजट। सूत्रों के अनुसार 7 या 8 फरवरी को पेश हो सकता है बजट। वित्त विभाग ने पूरी की है अपनी तैयारियां। 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है विधानसभा का बजट सत्र। राजस्थान से ये बड़ी जानकारी, गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत पेश करेंगे बजट। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 फरवरी को पेश हो सकता है बजट। वित्त विभाग ने पूरी की अपनी तैयारियां। 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है विधानसभा का बजट सत्र, जिसके बाद गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाएगा। गहलोत के विजन का अनुसरण, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार वहां लागू हो रहा है विजन। राजस्थान में सबसे पहले गहलोत ने खेला था मास्टर स्ट्रोक और प्रदेश में लागू की थी ओपीएस स्कीम, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और हिमाचल में किया गया फैसले का अनुसरण और दोनों राज्यों की सरकारों ने लागू की है ओपीएस स्कीम। आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इसका जिक्र किया। कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू, बिना देरी कांग्रेस सरकार ने निभाया अपना वादा। हिमाचल में हर घर लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए पहुंचाने वाली योजना को लेकर के कमेटी बनाई गई। ये सब दर्शाता है कांग्रेस का मतलब भरोसा। इससे पहले भी अपने दौरों में राहुल दे चुके हैं इस योजना का उदाहरण और कई मौकों पर कर चुके हैं गहलोत के विजन की तारीफ। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर के राहुल गांधी का ये ट्वीट। गहलोत के विजन का अनुसरण किस तरीके से बाकी राज्यों में भी हो रहा है, इसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया। गहलोत के विजन का अनुसरण किस तरीके से हो रहा है, इसका जिक्र किया। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार वहां लागू हो रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में सबसे पहले गहलोत ने खेला था मास्टर स्ट्रोक और प्रदेश में लागू की थी ओपीएस स्कीम, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और हिमाचल में किया गया फैसले का अनुसरण। दोनों राज्यों की सरकारों ने लागू की ओपीएस स्कीम। आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इसका जिक्र किया। कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू, बिना देरी कांग्रेस सरकार ने निभाया अपना वादा। हिमाचल में हर घर लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए पहुंचाने वाली योजना को लेकर की कमेटी बनी। ये सब दर्शाता है कांग्रेस का मतलब है भरोसा। इससे पहले भी अपने दौरों में राहुल दे चुके हैं इस योजना का उदाहरण और कई मौकों पर कर चुके हैं गहलोत के विजन की तारीफ। आखिर टल गई राजस्थान में आईपीएस अफसरों की तबादला सूची। कई बड़े बड़े अफसर्स के नाम हैं इस लिस्ट में। अब विधानसभा सत्र के बाद ही जारी होगी ये सूची। पिछले 2 दिनों से पुलिस महकमे में थी जबरदस्त हलचल। अफसरों के संभावित तबादलों को लेकर की ये हलचल लगातार बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार टल गई है राजस्थान में आईपीएस अफसरों की तबादला सूची। कई बड़े बड़े अफसर्स के नाम इस लिस्ट में शुमार। अब विधानसभा सत्र के बाद ही जारी होगी ये सूची। पिछले 2 दिनों से पुलिस महकमे में जबरदस्त हलचल था। अफसरों के संभावित तबादलों को लेकर के यह हलचल तेज थी। वुमनिया से महिला उद्यमियों को नरेंद्र मोदी ने दी पहचान। सरकारी वेबसाइट जेम पर वुमनिया की कामयाबी का जश्न मनाया गया। वेबसाइट पर 1,44,000 से अधिक महिला उद्यमी पंजीकृत। इन महिला उद्यमी को वुमनिया कहा जाता है। अब तक 21,000 करोड़ से अधिक के उत्पादों की बिक्री की। मोदी 2.0 में हुई थी वुमनिया की शुरुआत। इसका उद्देश्य जेम पोर्टल पर महिलाओं को बढ़ावा देना था। तो वुमनिया योजना से महिला उद्यमियों को नरेंद्र मोदी ने दी है पहचान। सरकारी वेबसाइट जेम पर वुमनिया की कामयाबी का जश्न। वेबसाइट पर 1,44,000 से अधिक महिला उद्यमी पंजीकृत किए गए। इन महिला उद्यमियों को वुमनिया कहा जाता है। अब तक 21,000 करोड़ से अधिक के उत्पादों की इन्होंने बिक्री की। मोदी 2.0 में हुई थी वुमनिया की शुरुआत। इसका उद्देश्य जेम पोर्टल पर महिलाओं को बढ़ावा देना है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण के मुद्दे और जनजातीय सम्मेलन को लेकर के बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी यहां आकर कहती है
कि जो लोग धर्मांतरित हैं उनको आदिवासी और अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। केंद्र में उनकी सरकार है, ऐसे में बीजेपी इस पर कानून क्यों नहीं लाती? करते रहे, वो करते रहे, अच्छी बात है, लेकिन समाज के बीच में विद्वेष फैलाने का काम ना करें, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं। पैसा नियम बना नहीं सके, 15 साल सरकार में थे। फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा सबको दे नहीं पाए थे। उनके लघु उपज खरीदते नहीं थे। उनके समय में महुआ को सड़कों में फेंका जाता था।